और ओटीटी की दुनिया में कहां क्या हो रहा है, बस यही बताना है अपनी इस खास खबर में। हेलो नमस्कार, मैं हूं राज दीक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब आप बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसी छोटी सी लाइन को एक बड़े कंटेंट के रूप में लेकर आ रहे हैं दो ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो जब भी आते हैं आपकी स्क्रीन पर, स्पेशली डिजिटल मीडिया में, तो आप अपनी हंसी रोक नहीं पाते और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हमारे साथ हैं मिस्टर अमित टंडन एंड मिस्टर गुरसिमरन खंबा। सबसे पहले जब मैंने YouTube अभी जब ट्रेलर ये लॉन्च हुआ मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक शिकायत है आपसे, वो ये कि आप दोनों इसमें नजर क्यों नहीं आया? मुझे लगा आप दोनों एक्ट करने वाले हैं इसमें। राज सर, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि हम अभी देखो सुबह से इंटरव्यू कर रहे हैं और सबसे बढ़िया इंट्रोडक्शन का अवार्ड आपको जाता है मेरी तरफ से, तो मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा। दूसरी सर, अमित सर तो हैं ट्रेलर में, तो और अमित सर हैं थोड़ी देर के लिए, और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को इतना डर लग रहा था कोविड का जब हम शूट कर रहे थे, तो मैंने मास्क उतारा ही नहीं सर सेट पे, तो इसलिए वहां पर मैंने कहा कि एक्टिंग थोड़ा कुछ नहीं होता, एक्टिंग का सपना थोड़ा त्याग देते हैं, थोड़ा सेफ्टी फर्स्ट रखते हैं सर। लेकिन ये काफी अच्छी टैगलाइन है, चलो कोई बात नहीं। कोई भी मतलब दिन में कम से कम एक दो बार तो हर इंसान बोलता है यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, स्पेशली जब आप कंटेंट क्रिएशन में हो, कई बार सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं दिन में आपको। तो ये आइडिया कैसे आया और क्या है चलो कोई बात नहीं? अमित जी, अगर आप बता सकें। तो इट्स अ सैटायर बेस्ड शो, और इसमें हम मतलब एक आम इंसान की लाइफ की तरफ देख रहे हैं, और हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम कह रहे कि गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है या सोसाइटी का प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है, वो जोन है। बट और रोज के रोज चैलेंजेस कुछ ना कुछ आ रहे हैं इंसान की लाइफ में, कभी आपका कार खराब होती है, कभी कुछ होता है, बट फाइनली होता है ना कि चलो कोई बात नहीं यार, चलते हैं आगे करते हैं, वो जिसको स्पिरिट बोल देते हैं या कुछ भी कह देते हैं। सो वहां से आया कि कुछ भी होता है बट चलो कोई बात नहीं, आगे तो चलना ही है, आगे काम तो करना ही है। सो फ्रॉम देयर दिस line came in and we said हाँ, because this is a line that everybody uses, और ये शो हम चाहते हैं कि सबके साथ कनेक्ट हो। हमने लिखा उसी तरीके से कि चाहे 18 साल का कोई देख रहा है या 80 साल का कोई देख रहा है, चाहे वो दिल्ली में देख रहा है, चाहे वो कानपुर में देख रहा है या बिलासपुर में देख रहा है, सबसे कनेक्ट होना चाहिए वो शो। तो ये एक एज अ टाइटल ऑल्सो हमें लगा कि उस चीज को बांध लेता है, तो उस तरीके से फिर हमने टाइटल किया। और स्पेशली जब आप दोनों के लिए सवाल है, आप दोनों साथ में जब काम कर रहे हैं स्पेशली इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और एक प्रेजेंटर, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एक एक्टर, क्रिएटर, जब कोई कंटेंट क्रिएट करता है इसमें वो नहीं है, दूसरे लोग एक्ट कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ये पूरी जो जिम्मेदारी थी, ये पूरा कंटेंट बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कुछ अगर आप थोड़ा शेयर कर सके। फाइनली यू मेड इट। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 24 अलग अलग स्केचेस हैं, 24 स्टोरीज अलग अलग हैं। तो ये अपने आप में ये था कि एक तरीके से आप 24 मिनी मूवीज है, तो हर एक की कास्टिंग अलग होगी, हर एक की लोकेशन, आर्ट वर्क, सब कुछ अलग है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। सो हम इसलिए भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम इसको एज अ शो ऐसा ट्रीट करना चाहते थे कि इससे हमें अपने आप को निकाल, हमारे लिए हर एक स्केच की कास्टिंग ज्यादा जरूरी थी कि वो सही होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये वही था कि 24 अलग अलग स्टोरीज की ट्रीटमेंट सही होनी चाहिए। तो कहीं पर हमने एक कवाली शूट करी है, कहीं पर एक पोएम है, कहीं पर एक जापानीज टी हाउस क्रिएट करा है, एक ट्रेन में शूट करा है। तो वो चैलेंज होता था कि रोज सुबह उठ रहे हैं तो आज नए एक्टर है, आज नई कहानी है और आज नया सेट है। तो वो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज था इस शो का। हाँ, वो मैं अमित सर से भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो हमारा तो शूट के कुछ 15-20 दिन बाद हमारे एक टेक्निकल क्रू के जो लोग थे, उन्होंने आके हमसे बकायदा पूछा भी कि सर शूट तो ठीक चल रहा लग रहा है, पर हम बना क्या रहे हैं? क्योंकि फिल्म में तो रहता है ना कि वही 2 एक्टर है, 3 एक्टर है और उनके सीन चल रहे हैं, तो आप शूट करते करते भी आप समझ जाते हो। अब हमारा हर रोज एक नया गैग होता था, कोई नया एक्टर आता था, तो वो सभी आधा टाइम तो वैसे ही बौखलाए हुए थे सेट पे लोग कि चल क्या क्या बन रहा है। तो अभी थोड़ा थोड़ा बन गया है, ट्रेलर में लोगों को दिख रहा है वैरायटी। आपको होपफुली पसंद आया, तो अभी लोगों को आई होप मजा आया देख के। मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी जो ट्रेन वाली थी ना, कि ट्रेन बीच में से जाती है, घूम के जाएंगे तो लंबा पड़ेगा ना। छोटी छोटी लाइन है, इसके ऊपर काफी मेहनत करनी पड़ी होगी, बिकॉज ये वो पंचेस हैं जो ऑडियंस याद रखेंगे, मीम्स बनेंगे इनके ऊपर। सर, हमने तो अपनी तरफ से तैयारी करी हुई थी कि मीम कोई ना भी बनाए, हम ही बना के फ्लोट कर देंगे।
नहीं पर सर, राज सर आपने एक्चुअली बहुत सही पकड़ा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही था कि जैसे हमारे पुराने स्टाइल के शोज होते थे ना, जैसे 90s में आते थे, जो आज भी हम पसंद करते हैं, जैसे जसपाल भट्टी सर का काम हो गया, पुराने जैसे सिटकॉम्स हम देखते थे, छोटे होते पले बड़े हैं, उनमें ऐसी बहुत हल्की सी लाइन होती थी जहां पे ना आपको पीछे म्यूजिक का साउंड ट्रैक देने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको टॉइंग डालने की जरूरत नहीं है, तो मतलब लेकिन आप वो बात बोल दो और समझ आ जाएगा, पर अगर नहीं समझ आए तो वो ऐसे डायलॉग में निकल जाएगी और शायद आदमी बाद में सोचे। तो उसी तरह का अटेम्प्ट हमारा वही था कि कॉन्वर्सेशन ना ऐसी ही रहे कि हल्की सी बात भी निकल जाए इनॉक्यूअस से तरीके से, पर उसका इम्पैक्ट भी वही आ जाए। तो एक्चुअली आपने बहुत इंटरेस्टिंग आपने पकड़ ली नब्ज कि शो के साथ हम करना क्या चाह रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव वही था सर हमारा। एंड ये सवाल आप दोनों के लिए कि पहले जब हम सोचते थे ओटीटी के आने के पहले, इतना बूम मिलने के पहले कि यार कोई कंटेंट आ रहा है, उसको कोई प्रोड्यूसर बनाएगा, उसमें एक्टर्स एक्ट करेंगे, लेकिन थैंक्स टू ओटीटी की जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं लाइक यू, उन्हें मौका मिल रहा है उस डेजिग्नेशन का कि क्रिएटेड बाय गुरसिमरन एंड अमित। तो ये जो चेंज है ये ओटीटी लेकर आया है, हाउ डू यू टेक इट? It's been a big change. I think ये ओवरऑल स्टार्ट हुआ है इंटरनेट के आने से या सोशल मीडिया के आने से। सोशल मीडिया के आने से जो आर्ट वर्ल्ड है ना, जो परफॉर्मेंस आर्ट वर्ल्ड है खास करके, वो बहुत डेमोक्रेटाइज हो गया। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर आपको कमेडियन बनना है या एज अ कमेडियन जाने जाना है, तो या आप किसी मूवी में काम कर सकते हैं या किसी सीरियल में आ सकते हैं, कोई ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज या उनमें से कुछ कर सकते हैं, और वहां भी आपको जो उस शो का प्रोड्यूसर है उसके क्रिएटिव विजन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जबकि YouTube ने हमें ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि मेरा ये टैलेंट है, मैं एग्जैक्टली वैसे का वैसे बिना उसको मॉडिफाई करे किसी और के विजन के हिसाब से मैं डाल दूंगा, और अगर उसकी ऑडियंस है उसको अप्रिशिएट करने वाली तो मुझे मौका दे देगी। और उस चक्कर में हम लोगों को ऑडियंस मिली, तो आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म जब आए तो उनको भी लगा देखने में कि हाँ, ये लोग कुछ कर रहे हैं जिसको पसंद करने वाले लोग हैं। और हम फाइनली एज अ कॉमेडियन, चाहे मैं हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन या गुरसिमरन है, हम सब आखिरकार हम पहले राइटर हैं और उसके बाद परफॉर्मर हैं। तो जब वो बात जैसे OTT प्लेटफॉर्म में, जैसे सोनी ने इस केस में, उनको लगा कि हाँ, है तो राइटर ही जो अपना कंटेंट लिख के पहले खुद परफॉर्म करा था, बट इसमें कुछ बातें ऐसी जो हम स्टैंड अप में नहीं कह सकते, तो वो इस जरिए के थ्रू कह रहे हैं। वहाँ ये बहुत बड़ा रोल रहा, चाहे आप OTT का कह लीजिए, बट ये शुरू सोशल मीडिया के साथ हुआ, जैसे इंटरनेट ने जो हमें। एंड गुरसिमरन, यही जो क्रिएटिविटी की बात चल रही है, मैं आपका यूट्यूब जो चैनल है वो फॉलो कर रहा था। सबसे अच्छा वीडियो मुझे वो लगा जब आप हैरी पॉटर का बर्थडे मना रहे थे। तो आपका वो जो एक पर्सनल साइड है वो रुक क्यों गया, वो कब आएगा? बिकॉज मुझे आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस। सर मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब मैं ना अपना लाइव टूर कर रहा था ना लास्ट ईयर, तो कोविड से पहले की बात है। तो सर अब आपको पता ही है आजकल वो हो गया है कि लोगों की पूरी जीवन जो है ना वो एल्गोरिदम डिटरमिन कर रहा है। तो सर जो मेरी टीम है ना वो भी बोलने लगी कि आप दिखाओ सर अपना पर्सनल साइड तो दिखाओ, आप कहाँ घर पे क्या कर रहे हो आप। तो फिर मेरे को लगा, मैं कहा यार नहीं, ये वीडियो बनाने का प्रेशर मैं अभी ले लूँ ना तो वो मेरी राइटिंग से ऑनेस्टली मेरी राइटिंग इम्पैक्ट करने लग गया वो। क्योंकि मेरे को वो एक डर लगा रहता था कि यार अरे 1 हफ्ता हो गया वीडियो नहीं निकाला। एंड फिर मेरे को लगा नहीं यार, जो आइडियाज बनाने हैं, जो काम करना है, जैसे अमित सर के साथ अभी बैठ के शो बनाया है, अगर इस शो को लिखने के बीच में मैं ये प्रेशर लेके बैठा रहता कि यार हर फ्राइडे के फ्राइडे एक वीडियो रिलीज होना है, हाँ, तो फिर वो अलग ही मुश्किल हो जाता। तो आई फेल्ट लाइक कि जब टाइम होगा, जब मैं ना वो एल्गोरिदम में नहीं फंसा, तो मैंने अपने आप को बोल दिया कि जब मेरा मन करेगा मैं डाल दूंगा। मैं नहीं, जब नहीं बना तो नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। अभी होपफुली ये लोग शो देखेंगे, अगर लोग पसंद करेंगे, उसके बाद अगर कुछ नई मेरे में मोटिवेशन जागी तो शायद थोड़ा और डाल दूंगा। नहीं, जरूर। चलिए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, बिकॉज सेम डिजिटल दुनिया जब इतनी बड़ी बन गई है, तो आप इतने वक्त से कंटेंट क्रिएशन में जुटे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो रातों रात यार मुझे कंटेंट बनाना है, तो इतना सारा कंटेंट आ रहा है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि हम क्या देखें। आप कोई ऐप खोलते हैं और आप स्क्रॉल करते रह जाते हैं, 1 घंटे बाद बंद कर देते हैं। तो ये जो जगदोजहद है आपके साथ भी होती है? सर बिल्कुल। अमित सर बताइए आप। अरे ये चैलेंज तो हम सबके साथ रहता है कि जैसे ये प्रेशर की बात करें, मेरा भी थोड़ा, मेरा एज के कारण भी है, आई एम 45, तो मैं उतना
इंस्टाग्राम और उन सब चीजों पे उतना एक्टिव नहीं रह पाता हूँ कि जी ये करें। तो अब वही है कि अब हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि कंटेंट इतना सारा आ रहा है रोज की रोज, तो एज अ क्रिएटर आप पे एक चैलेंज रहता है कि अब जैसे हम ये शो लिख रहे हैं तो कि कुछ अलग होना चाहिए, वो हम दोबारा वो नहीं कर सकते जो लोग दिन में 10 बार देख रहे हैं। तो जो आप दिन में 10 बार देख रहे हैं वो आप शाम को भूल जाते हैं। तो मुझे एक शो ऐसा बनाना है जो आप कल सुबह भी याद रखेंगे, आप परसों किसी को बताएंगे भी सही, कि यार ये देखा, ये बहुत बढ़िया लगा। और इस शो में खास करके थोड़ा ये भी था कि ज्यादातर ऐसा है जो रोज हमारे इश्यूज होते हैं वोट कर रहे हैं, तो हमें यह है कि कल को जब वो आदमी उस जोन में से निकलेगा तो उसको फिर याद आएगा कि अरे यार यही तो बात कर रहे थे वो। कि आप ट्रेन में सफर करेंगे तो आपके साथ वो शायद वो हरकत होगी जो हमने इसमें दिखाई है और आपको लगा अरे यार यही बोल रहे थे वो। तो ये करने की कोशिश है कि आप थोड़ा दूसरों से अलग हटके करें। चलिए, विश यू ऑल द लक और उम्मीद करते हैं कि लोग इसे देखें। और वापस देखने के बाद जब सामने वाला बोले चल लेट्स वॉच इट अगेन, देन यू विल से चलो कोई बात नहीं, लेट्स वॉच इट। थैंक यू राजा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बीते दिन आपने और हमने खूब मस्ती से और प्यार से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, और क्यों ना हो, भले ही आप साल के 365 दिन अपने भाई से, अपनी बहन से लड़ते हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन ना वो जो प्यार उमड़ता है भाई वाह, उसके क्या कहने। और लीजिए, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी हमारे नक्श को सीरत में मिल गई है एक बहन, और किस तरह कार्तिक भी राखी का त्योहार मना रहे हैं, ये सब देखिए, एंजॉय कीजिए। सीरत से जो रिश्ते छूट गए थे, भगवान ने जिन रिश्तों को उससे जुदा कर दिया था, आज देखिए रक्षाबंधन के मौके पर कैसे वो एक रिश्ते में बन गई है। अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो ही हाथ आगे कीजिएगा, और अगर मन नहीं है ना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये बात में कोई शक नहीं है कि नायरा की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये बात भी सच है कि मुझे तुम में उसकी छवि नजर आती है, सिर्फ सूरत में नहीं, सीरत में भी। नक्श जिसे भगवान ने उसकी बहन छीन ली, और अब देखिए इस सीरत के रूप में उसे नायरा मिल गई। भाई को उसकी बहन मिल गई तो बहन को उसका भाई मिल गया। त्योहार के मौके पर जुड़ा ये रिश्ता अब हमेशा अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाएगा, अपनी बहन पर वो कोई भी आफत नहीं आने देगा। तुम्हें भी बाकी सबका हमेशा ज्यादा ख्याल रहता है अपने से, उनकी ज्यादा चिंता रहती है तुम्हें। तुम जैसे सच्चे दिल वाली लड़की को बहन बना के मैं बहुत खुश हूँ। इस सीरत के संग संग आप कार्तिक के चेहरे पर भी इसकी खुशी देख सकते हैं, क्योंकि कार्तिक के लिए भी तो एक नया रिश्ता जुड़ रहा है सीरत के साथ। खैर, ये रिश्तों का जुड़ना बिछड़ना तो सब ऊपर वाले के हाथ होता है, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन सीरियल की दुनिया में ये सब राइटर के हाथ में होता है। कौन किससे बिछड़ेगा ये सब वही डिसाइड करते हैं। फिलहाल अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, और जब सब ठीक चलता है तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला होता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ऐसे ही नहीं
नहीं कहते कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, नहीं, ड्राइविंग के बारे में नहीं है, ये जीवन की भी फिलॉसफी है कि अगर आपने कहीं पर भी थोड़ी सी लापरवाही दिखाई वहां पर नुकसान तो पक्का है। जी हाँ, और कुछ ऐसा ही हुआ है अनुपमा के साथ, जहां पर उनके साथ हो गया है एक फाइनेंशियल फ्रॉड। यानी एक घर था जिसके आसरे हर कोई जी रहा था, अब वो छत भी छिनने की कगार पर आ गई है। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अनुपमा को मिला धोखा। बैंक ने 20 लाख दिए थे, पर वो पैसे मेरे खाते में नहीं। उसके साथ हो गई धोखाधड़ी। अब हमारे साथ 20 लाख का नहीं, 40 लाख का भार। 100-200 का नुकसान गलती होता है, लेकिन 20 लाख का फ्रॉड बर्बादी होता है। अनुपमा, तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया हम सबको तुमने। फ्रॉड केस में अनुपमा फंस गई। जी हाँ, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे कई बैंक वाले होते हैं जो झूठे लोन का भरोसा दिलाते हैं, आपसे कागजात पर साइन करवाते हैं और उसके बाद एक पैसा भी नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ हुआ अनुपमा के साथ। फ्रॉड थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। उस दिन बापूजी नहीं थे, मिस्टर शाह नहीं थे। मेरे दिमाग में बस किंजल को लेकर परेशानी, और वो पीछे पड़ गए कि अभी क्या भी साइन करो, जल्दी साइन करो, नहीं तो लोन नहीं मिले। वो बैंक वाले नहीं थे। वो तो घबरा गई, डर के मारे उसकी हालत एकदम खराब हो गई। ये 20 लाख का कर्जा पहले से ही था और अब 20 लाख की धोखाधड़ी। तो ये तो बाकायदा किसी ने फ्रॉड किया है। तो यू कैन इमेजिन कि अनुपमा के दिल पे क्या गुजर रही है। गिल्ट है, अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एक तरह से शर्म है कि ऐसा मुझसे कैसे हो गया। इतना तो पढ़ा लिखा सभी को होना चाहिए कि पढ़ के पेपर साइन करें। तो ये सारी बहुत सारी मिक्स फीलिंग, डर है, बहुत ज़्यादा डर है और एक हेल्पलेसनेस है। हाथ घर में डर डर कर वो आई और जैसे ही सबको बताया, सबके तो होश उड़ गए। और लीजिए, एक काव्या को तो मौका मिल गया अनुपमा को बातें सुनाने का। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी तो चलो तुम दुश्मन हो ही, मगर तुम्हारे बच्चे, बापूजी, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने इन्हें तोहफे में 40 लाख का कर्ज दे दिया। 40 लाख अनुपमा, तुम्हारी सास वाकई महान है किंजल। समझ, तुम्हारी माँ तो रॉक स्टार देवी है, तुम्हारी माँ तो शु देवी। तभी तो ऐसे आम इंसानों वाले काम कभी होते ही नहीं है। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि जो होना था वो हो गया, अब आगे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में सोचे, न कि अनुपमा को जिम्मेदार ठहराना। अब हमें तो आगे अनुपमा से ही उम्मीद है, क्योंकि वही कोई रास्ता निकालेगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्टर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, शादी जिसकी हो रही होती है, यानी दूल्हा दुल्हन, उनको पता चले ना चले कि क्या हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा होता है, रजिस्टर ही नहीं करता ना कई बार शादी वाला दिन। लेकिन शादी अटेंड करने वालों के मजे जरूर होते हैं। अब देख लीजिए, भाग्य लक्ष्मी में ऋषि और लक्ष्मी की शादी अटेंड करने पहुंचे अभि और प्रज्ञा। इन दोनों को छोड़िए, मेरा मतलब है लक्ष्मी और ऋषि को छोड़िए, यहाँ पर अभि और प्रज्ञा के रोमांस को देखिए।
वाह, क्या बात है भाई। भाग्य लक्ष्मी की शादी में देखिए देखिए कौन पधारा है। कुमकुम भाग्य के अभी और प्रज्ञा। अरे ऋषि ब्रदर, हंस क्यों रहे हो? हाँ? आज तुम्हारी शादी हो रही है ना, तो आज हंस लो, क्योंकि कल के बाद तुम हमारी कैटेगरी में आने वाले। मतलब इसलिए आज जो है, आज मैं तुम्हारी तरफ से, I mean, लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से, मैं लड़के वालों की तरफ से जो आए हैं लक्ष्मी और ऋषि की शादी में 4 चांद लगाने के लिए। कुछ नए लोग मिले, कुछ पुराने लोग भी मिले, और एक और दिन कट गया। मैं तो ऐसे ही आता हूँ। It's never about the clothes, it's the person in it, ना। मॉडर्न स्टाइल में आई है प्रज्ञा, तो वहीं जरा अभी को देखिए जो एकदम जवान छोकरा बनकर इधर शादी में आया है। अब भाई अभी यहाँ पर आपकी शादी नहीं हो रही है, यहाँ पर तो ऋषि और लक्ष्मी की शादी है। लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपका मन भी है कि चलिए इस मंडप में आप और प्रज्ञा भी ब्याह कर लें। हम आए हैं लक्ष्मी और ऋषि की शादी में। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और उसमें बहुत कुछ होगा और we'll have fun। और स्पेशल तो यहाँ का खाना है। खैर प्रज्ञा को पता है कि उसका अभी ऐसा ही है, शैतानी भी करता है और नटखट भी है। परिवार के साथ अभी और प्रज्ञा का इंट्रोडक्शन हुआ और उसके बाद अब दूल्हे राजा तो तैयार हैं, लेकिन दुल्हनिया तैयार नहीं है, उसे तो तैयार होने जाना है। I really love the outfit, जो कॉम्बिनेशन है ग्रीन ऑरेंज का, टैंजरीन कलर का, it's very nice। इधर इस शादी में एक जबरदस्त ट्विस्ट भी है। वो ट्विस्ट ये है कि बलविंदर आया है कुछ अपने दोस्तों के साथ रूप बदलकर। उनका प्लान है इस शादी को नहीं होने देना, लेकिन अभी की नजर बलविंदर पर पड़ गई है और हम जानते हैं कि जहां पर अभी होगा वहां पर वो कुछ गड़बड़ होने ही नहीं देगा। यानी कि लक्ष्मी को बचाने के लिए अभी और प्रज्ञा आए हैं और साथ ही अपने साथ ट्विस्ट भी लाए हैं। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है क्या, फिलहाल सीरियल गुम है किसी के प्यार में सई जो है ना, उसने सिचुएशन कुछ ऐसे क्रिएट कर दी है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, और इस सब के बीच में विराट जो है वो हाथ खड़े कर चुके हैं, यानी कि हार चुके हैं। अब देखिए ना, विराट जब इनको प्यार से बुला रहे थे, मना रहे थे, तो ये एकदम रूस कर बैठी थी। अब जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो ये बात भी अखर रही है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? दिल की बात अगर आप भी जुबान पर नहीं आने देंगी तो ये प्रेम की गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? विराट और सई क्या नदी के 2 किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते।
अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करे जब भी विराट कोशिश करता है सई के साथ आगे बढ़ने की लाइफ में, तब सई पीछे हट जाती है। सई बार बार कहती है विराट से कि उन दोनों का तो रिश्ता एक समझौता है। शायद यही वजह है कि आज विराट एकदम से हार चुका है। इस सम्राट के आने के बाद जो हुआ और सम्राट को सई ने जो जो बातें बताई विराट और उसके बारे में, वो सब सुनकर तो विराट अब एकदम से टूट गया है। उसे लगता है कि इस लड़की को कब समझ आएगी। वो हर्ट है तो शायद वो सख्त दिख सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो हर्ट है। तो अपने हिसाब से जब एक आदमी हर्ट होता है तो वो कैसे बात करता है, वो ऐसे बात कर रहा है, सिंपल। गुस्सा भी परमानेंट नहीं होता है, कभी कोई एवर चेंजिंग सिनेरियोज होते हैं, एवर चेंजिंग मूड्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ तो होगा आगे जहाँ गुस्सा भी कम होगा विराट का। उसकी बातें सुनकर लगता है कि अब विराट ने उम्मीद छोड़ दी है कि सई कभी उसे समझ पाएगी, कभी उसे प्यार कर पाएगी। जैसे आपको जरूरी नहीं लगा ये बताना कि आपका ट्रांसफर हो गया? किस हक से तुम मुझसे सब पूछ रही हो? तो मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ भी क्यों बताऊं जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? मुझे भले ही समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी एंड क्यों किया, एंड वो उस मोमेंट में मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन इन दी एंड सही को भी बुरा तो लग ही रहा है कि क्योंकि उन्होंने मेरी खुशी के लिए ही किया, उनकी इंटेंशन समझ में नहीं आई। सही भी तो है, विराट तुमसे नाराज है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? आखिर विराट तुम्हारा होता कौन है, वो लगता क्या है तुम्हारा? बार बार तुम ऐसी ही तो बातें करती हो जो विराट के दिल को चुभती है। सम्राट और पाखी को लेकर विराट क्या सोचता है, वो क्या समझता है, तुम्हें तो बैठकर ये बात करनी चाहिए विराट से, न कि ये सोचना चाहिए कि तुम्हें रास्ते से हटना है। मैं समझ सकती हूँ कि आपको बुरा लगा है। सम्राट दादा 1 साल बाद वापस आए और उन्होंने वापस आकर सबको अपनी जाने की वजह बता दी, लेकिन आप उनका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? आप जरा मेरी जगह खुद को रख कर देखिए, क्या आप मेरे साथ ठीक कर रहे हैं? खैर, अभी आप सबकी कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है या फिर हो गई है। हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे विराट और सई का फ्यूचर क्या होगा। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक तो सिचुएशन होती है सौतन बनी सहेली और एक सिचुएशन होती है 2 बहनें बनी सौतन, जो हो रहा है सीरियल इमली में। जी हाँ, 2 बहनें आमने सामने आ गई हैं सौतन बनकर और अब कंपटीशन छिड़ा हुआ है कि आखिरकार कौन बनेगा बीवी नंबर 1। मुझे अपना प्यार वापस चाहिए। आप अभी तक सिर्फ प्रज्ञा की इमली को हम आपको दिखाएंगे इमली आदित्य कुमार त्रिपाठी। हम गाँव के जवान मालिनी को 2 सौतने कहे या फिर 2 बहनें, अब इनके बीच रिश्ता तो जुड़ा है, बहनों का भी और सौतनों का भी। तो आप ही सोच लीजिए इन दोनों के बीच जो हो रहा है आजकल, उसे देखकर आप इन्हें किस रिश्ते का नाम देना चाहेंगे? जंग छिड़ चुकी है, जंग तो भाई छिड़ चुकी है। आदित्य के लिए जाहिर है, जग जाहिर है। अब कहानी 2 बहनों की थी तो कुछ इतना खास कमाल दिखा नहीं पाई, इसीलिए तो अब सौतनों की जंग हो गई है।
इमली और मालिनी इन दोनों ने एक दूसरे को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है। ये दोनों का कहना यही है, मेरा पति सिर्फ मेरा है। मैंने अपनी सारी लाइफ सिर्फ एक इंसान से प्यार किया है और अब मैं उसे फिर से पाना चाहती हूँ। अब आदित्य के साथ मालिनी भी है और इमली भी। इमली अपने आदित्य को बचाएगी तो वहीं मालिनी ये कोशिश पूरी करेगी कि आदित्य इमली से हमेशा के लिए दूर हो जाए। मैं मेरे प्यार की ताकत को जानती हूँ, तो बाकी अब राइटर मर्जी। आजकल छोटे पर्दे पर दो पत्नियों वाला टोटका खूब काम कर गया है, इसीलिए तो अब इमली वाले भी फुल फ्लैज उसी में उतर आए हैं। देखना ये होगा कि इन दोनों के चक्कर में बेचारे आदित्य बाबू का क्या हाल होता है। मुंबई से निशी मिश्रा और मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश ये था जिसने पहचाना कि टेलीविजन भी खबर है और सास बहू और साजिश की शुरुआत की और ढेर सारे एक्टर्स को स्टार्स बनाया। जी हाँ, और ओटीटी भी खबर है, ये हमने ही सबसे पहले पहचाना और इसीलिए एसबीएस ओरिजिनल्स का इजाद हुआ। तो चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं द ग्रेट इंडियन फूडी से। जी हाँ, ये बहुत अमेजिंग खाना बनाती हैं और जो लोग इनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं इनकी कुकिंग स्किल्स की वाहवाही कर रहे हैं। तो चलिए आज इन्होंने हमें बुलाया अपने घर और क्या बनाया क्या पकाया देखिए जरा विस्तार से। एवरीबॉडी, मेरा नाम है देवश्री संघवी और मैं एक फूड और ट्रैवल ब्लॉग चलाती हूँ जिसका नाम है द क्रेजी इंडियन फूडी। आइए मैं आज आपको ये दिखाती हूँ कि मैं अपनी रेसिपीज़ कैसे बनाती हूँ और द क्रेजी इंडियन फूडी पे आपको जो वीडियोस दिखते हैं उसके पीछे क्या क्या बिहाइंड द सीन्स होता है। तो आज हम दो रेसिपी बनाएंगे। एक है सॉफ्ट और स्पॉन्जी खमन ढोकला जो गुजरात की फेवरेट डिश है और एक है वेजी बीन टाकोस जो मैक्सिकन फूड से इंस्पायर्ड है और इस पर मैंने अपना छोटा सा देसी ट्विस्ट भी दिया है। तो चलिए, ये है मेरे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने सब अच्छे से निकाल के पोर्शन करके रखे हैं। ये पूरा ढोकला के इंग्रेडिएंट्स है, ये पूरे हमारे टाकोस के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हमारी पहली रेसिपी है खमन ढोकला जो बहुत ही हिट है और बहुत ही फेमस है सभी लोगों के साथ। तो ये रेसिपी मेरी दादी ने मुझे सिखाई है और वो भी हमारे साथ आज है। ये है दादी और इन्होंने मुझे बचपन से खाना बनाना सिखाया है और ये मेरी फूड जर्नी के पीछे इंस्पिरेशन है। वो मेरे साथ ही खड़ी रहती थी किचन में और सब देख देख के सीख गई है। तो फर्स्ट ये है बेसन, 1 कप बेसन है। ये है तेल, जितना हमें थोड़ा बैटर में लगेगा और थोड़ा ऊपर जो टेम्परिंग होती है उसमें लगेगा। ये है हल्दी पाउडर जो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छी है और ये ऑर्गेनिक हल्दी एक्चुअली। ये है हींग जो इंडियन रसोई में बहुत यूज़ होती है और ये थोड़ा टेम्परिंग का सामान है। हरी मिर्च, कड़ी पत्ता है और ये है थोड़ी धनिया। ये है राई जो ऊपर जाएगी, थोड़ा सा पानी है और ये फ्रेश अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट है जो हम बहुत यूज़ करते हैं हमारी रेसिपीज़ में। ये है शुगर और ये है सिट्रिक एसिड, इसको हम नींबू के फूल भी बोलते हैं। इससे ढोकले में बहुत ही खट्टा मीठा अच्छा स्वाद आता है और ये बहुत हलवाई लोग भी ये बहुत यूज़ करते हैं। और ये है सफ़ेद तिल जो ऊपर टेम्परिंग में जाएंगे और ये है कॉर्नफ्लोर
जो ढोकले को ऐसे जब भी कभी कभी ढोकला बैठ जाता है वो नहीं होगा। तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। बस थोड़े से लास्ट स्टेप्स करने हैं हमको। तो ये थाली है और थाली को हमको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है और फिर बाद में हम बैटर में थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट डाल के अच्छे से मिला के फिर इसको स्टीम करने रख देंगे। मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया मेरे स्टीमर में। आप कोई भी कढ़ाई भी ले सकते हो। हमारा टाकोस का स्टफिंग डिलिशियस है और वो रेडी है। और उसके बाद हमें बनाना है बहुत ही सिंपल सा इंडियन सालसा जो हमारी टाकोस के ऊपर जाएगा। ये वेजिटेबल्स से बनता है और उससे बहुत अच्छा क्रंच आता है। तो हमारे पास है थोड़ी हरी मिर्च, नींबू, काली मिर्च का पाउडर, टमाटर बारीक कटे हुए, कैबेज पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज बारीक कटी हुई और नमक। फाइनली स्टीमर से निकल के रेडी है। अब इसको हम 5 से 6 मिनट थोड़ा ऐसे ही रखेंगे और तब तक हम हमारा तड़का रेडी करेंगे जो इसको और भी टेस्टी बनाएगा। तो हमारी दोनों डिशेस फाइनली रेडी है। बहुत मेहनत लगी लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है। आज मंडे है और मंडे को किसी को भी कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए और आपका मूड झटपट से अच्छा हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।